नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MSc बीएड वाला पर। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रहने भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं नए नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होता रहता हूँ, तो आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे होंगे टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आज का टॉपिक है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी के बारे में समझाएंगे, बताऊंगा मैं आपको। और जैसा आप देखेंगे कि मैंने ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज के नाम लिखे हैं, तो मैंने नाम ही लिखे हैं, मैंने इतने डिस्क्राइब नहीं किए। डिस्क्राइब मैं आपको वीडियो में जो है नाम लेके समझाऊंगा, ओके। क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेरे को लगता है कि इतना सारा नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, उतना मैं मुंह से ही समझा सकता हूँ, तो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कुछ कुछ के डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। जो ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं ये बनाई गई हैं, क्यों बनाई गई हैं? इसलिए बनाई गई हैं ताकि बच्चों को जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर आपको पता है ना, अगर आपको भी एक ही तरीके से पढ़ाया जाएगा तो आप भी कहीं ना कहीं बोर होंगे। तो इन द सेम मैनर ये इसलिए डेवलप की गई है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाया जाए, बताया जाए, ताकि बच्चों का फोकस, विजन क्लियर रहे, इंटरेस्टिंग जो है वो क्लास बनी रहे और बच्चे एक्टिव और इफेक्टिव बने रहें। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर मेथड के साथ, जिसे हम व्याख्यान विधि बोलते हैं। अब आपके जो है वो नाम लेक्चर से समझ में आ रहा होगा कि लेक्चर क्या है। तो आप समझ रहे होंगे ना, जब क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर आगे से किसी चीज को, किसी टॉपिक को समझा रहा है ओरली, मुंह से बोलकर, तो वो किसके अंदर में आएगा? वो लेक्चर मेथड के अंदर में आएगा। तो आप इतना याद रखना कि जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड होता है। अ लेक्चर मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड teaching approach where an instructor verbally present information to a large group of students who act as a passive listeners, okay, taking notes, making it efficient for covering vast amount of material quickly, okay। तो जो ये लेक्चर मेथड है, आप हमेशा रखना कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। और इसमें जो टीचर है वो वर्बली टॉपिक को समझाएगा, क्लियर करेगा, और बच्चे इसमें पैसिव रहेंगे, ओके। क्योंकि मुंह से बताया जा रहा है, बच्चों को सुनना है। तो आप मोस्टली देखना कि लेक्चर मेथड जो टीचर बोल रहा है, और ये तब बताया जाता है जब आपको बड़ी क्लास को, बहुत बड़ी क्लास को, जिस क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं या फिर जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनको कोई टॉपिक कवर करवाना है और कोई टॉपिक जल्दी करवाना है, तो इसलिए यूजली ये क्लास क्या होती है, कराई जाती है। और लेकिन अब आपको पता होगा लेक्चर मेथड है, तो इसमें अटेंशन भी क्या है, ठीक प्रकार से नहीं बना रहता है। मतलब एक लंबे समय के लिए हम अटेंशन नहीं बना सकते। स्टार्टिंग में तो बन जाएगा, लेकिन लंबे समय के लिए हम फोकस क्या है वो नहीं बना सकते हैं, है ना। और क्योंकि इसमें कोई चीजें दिख नहीं रही, विजुअलिटी कुछ नहीं है ना, और इंटरेक्शन एक ठीक तरीके से नहीं है, मतलब टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये थोड़ा बोरिंग होता है और बच्चों के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। एक लिमिट तक फेवरेबल है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है वो लेक्चर के माध्यम से कवर होती हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन एक लिमिट तक जो है क्या होते हैं, ये लेक्चर मेथड क्या है, फेवरेबल है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, टीचर सेंटर्ड होता है, वन वे कम्युनिकेशन में बनती है, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं, लार्ज ऑडियंस होती है, लार्ज ऑडियंस को कवर करने के लिए तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि हर काम प्रत्येक बच्चे को नहीं कराया जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर हम एक ग्रुप में, बड़े ग्रुप में हैं, उसको समझाना है, तो हम लेक्चर मेथड का ही यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं ताकि इंटरेस्ट बच्चों का बना रहे। इसलिए टीचिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा कि जहाँ पर एक मेथड से बोर हो तो दूसरा मेथड जो है अपनाया जाए, ओके। लेकिन हर जगह पे हर मेथड नहीं लगाए जा सकते, कहीं पर कंडीशन अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मेथड भी यूज़ करने होते हैं, ओके। और इंफॉर्मेशन डिलीवरी के लिए जो है लेक्चर मेथड होता है, इसमें स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसको यूजुअली यूज़ किया जाता है। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये लार्ज ग्रुप को, लार्ज सिलेबस को, लार्ज टॉपिक्स को, है ना, लार्ज स्ट्रेंथ को समझाने के लिए ये मेथड होता है, ओके। और मैंने आपको बोला इसमें डिसएडवांटेज वही है, इसकी लिमिटेशन वही है कि पैसिव लर्निंग होती है, बच्चा सिर्फ सुनता है ना। लिमिटेड हाई ऑर्डर थिंकिंग होती है, और इंडिविजुअल नीड्स जो होती है इसमें इग्नोर्ड होती है, ओके। तो ये लेक्चर मेथड में था जो मैंने आपको बताया, ओके। तो हर मेथड के कहीं ना कहीं अपने कोई फायदे हैं, कहीं अपने नुकसान हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत सारे मेथड है ताकि आपका क्या है, इंटरेस्ट बना रहे। अब जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग से कि आप नाम से समझ होंगे ब्रेन स्ट्रॉम मतलब जो क्या आ रहा है दिमाग में, आपको क्या है एकदम फोकस रहना, एकदम जोर लगाना है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली एक्टिवली सोचना है चीज़ों को के। तो यहाँ पर मैंने ब्रेन स्ट्रॉमिंग के बारे में लिखा है थोड़ा, आप देखिए। इट इज़ अ प्रोसेस टू डिज़ाइन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज related to a specific area of interest, generation of new ideas and solutions. It is a technique that maximizes the ability to generate new idea. Okay, तो brainstorming में क्या होगा? brainstorming जो प्रोसेस है वो इसलिए बनाई गई है, ये टीचिंग मेथड, ये जो स्ट्रेटेजी इसलिए डेवलप की गई है ताकि इसमें क्या हो सके, क्वेश्चनिंग चीजें इस तरीके से समझाई जाए, पढ़ाई जाए और पूछी जाए तो बच्चा क्या करे, अपने आइडियाज दे, अपने तर्क दे, अपनी सोच, अपनी बातें समक्ष रखे, है ना, और क्या करे, चीजों को सॉल्व करे, किस तरीके से कोई चीज की जाती है, कैसे की जानी चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाए, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये सब देखा जाएगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है? इज अ टीचिंग मेथड in which an active learning strategy is applied, where students generate numerous ideas, solution or perspectives on a topic or problem, emphasizing quantity over quality and with no criticism allowed, to foster creativity, engagement and problem solving skill, often using techniques like popcorn, round robin or mind mapping. Teachers facilitate by setting the challenge, establishing rules and later guiding the class to organize, categorize and evaluate the collected ideas. Okay, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग चीजों में क्या होगा, एकदम थॉट प्रोवोकिंग चीजें होंगी, है ना, न्यू आइडियाज का जनरेशन, और इस वे में बताया जाएगा, इस वे में समझाया जाएगा कि क्वेश्चनिंग ऐसे की जाएगी, डीप सेंस में की जाएगी और हर चीज को पीछे लॉजिक होगा और इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों का। बच्चे एक्टिवली क्या करेंगे, टीचर बच्चों को समझाएंगे, बच्चे टीचरों से क्वेश्चनिंग करेंगे, बच्चे क्या है इस चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेंगे। ओके, और इसमें क्या होता है कि बच्चे न्यू आइडियाज जनरेट करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आप देखो वो चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, है ना, दोनों तरीके से टू वे ये चीजों को चल रहा है। तो बच्चे मैक्सिमम आइडियाज और सॉल्यूशंस को क्या कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे। ओके, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये है। अब आगे पढ़ेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड देखेंगे अब हम। अब आपको पता है कि डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कोई चीज करके दिखाना, है ना। तो जब द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज अ टीचर सेंटर्ड visual approach where an instructor perform a task or explain a concept step by step, allowing a student to observe, ask questions and understand theory in practice, making it ideal for complex procedure skills like science experiments and all, and when equipment is limited. ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब लर्निंग बाय डूइंग, चीजों को करके सीखना, कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे पूरा उनको समझाना, करके दिखाना मतलब, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आप बोल सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटली चीजें करके दिखाई जा रही हैं। और आप इतना देखेंगे कि जब चीजें कोई चीज परफॉर्म करके दिखाई जाती है तो बच्चे क्या होते हैं उसमें ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं और एक्साइटेड भी रहते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना किसी चीज को अलग बात होती है, लेकिन कर कर पढ़ना, कर कर समझना अलग बात होती है। तो बच्चे क्या होते हैं, चीज़ों को जब कर कर सीखते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं और खुद करना उन चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों के डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। प्रैक्टिकलिटी बच्चों के अंदर आती है। प्रैक्टिकलिटी आप समझ रहे हो कि एक्सपेरिमेंट इज डायरेक्टली, जैसे बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी चीज़ों को परफॉर्म करना, समझना, है ना, लर्निंग बाय डूइंग करना। तो प्रैक्टिकलिटी आएगी कि हाँ चीज़ें सिर्फ हम लिखित वे में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उनके माइंड में बनेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों ही, हमने साक्षात अपने सामने कर कर देखी। इंगेजमेंट बच्चों का बना रहेगा, बच्चे उन चीज़ों में इंगेज रहेंगे। जब उनको कोई चीज़ करने की बारी आएगी तो बच्चा फुल्ली इंगेज रहेगा और उनकी स्किल डेवलप होगी। स्किल डेवलप मतलब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सीख रहे हैं तो उनका हाथ उन चीज़ों में क्या होगा, साफ होगा, है ना। तो लेकिन इसमें ज़रूरी है कि टीचर प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, है ना।
बच्चों के जो ये विजन होना चाहिए वो क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, बच्चे उसको ठीक प्रकार से देख सके, समझ सके, है ना, क्या करना है, कैसे करने हैं, वो प्रॉपरली होना चाहिए। और ये टाइम कंज्यूमिंग तो होता है। ओके, अब आप देखो अगर कोई चीज़ करके दिखाई जाएगी तो वो टाइम तो थोड़ा लेगी ही, है ना। लेक्चर देना और लेक्चर में जो बोला जा रहा है उसको करके दिखाना में अंतर है ना। लेक्चर तो डायरेक्टली बोला जाएगा, मान लो लेक्चर अगर 5 मिनट का है बोला जा रहा है तो कोई चीज़ करके दिखाई जाएगी तो 15 मिनट कंज्यूम करेगी, 10 to 15 मिनट्स कंज्यूम करेगी, क्योंकि वो करके भी दिखानी है, उसमें बोलना भी है तो करके भी दिखाना है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में ये है कि अगर टाइम की कमी है तो डिमॉन्स्ट्रेशन हम नहीं करा सकते, कहीं कहीं हम ये बोल सकते हैं, तब हम सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन अगर टाइम भरपूर है तो पर्टिकुलरली बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, चीज़ों को करके दिखाकर। ओके, अब आएगा जो नई नई स्ट्रेटेजी है, और सॉरी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, वो है साइमुलेशन। अब हम समझेंगे। ओके, अब हम करेंगे साइमुलेशन। तो साइमुलेशन आप समझिए कि साइमुलेशन का मतलब क्या है। जो साइमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें क्या हो रहा है, अब चलो पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक एनवायरनमेंट और सिनेरियो दैट मिमिक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ओके, तो साइमुलेशन जो टीचिंग होगी उसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा माहौल बनाना है, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि रियल लाइफ ही सिचुएशन से वो रिलेट करें। मतलब ऐसी कंडीशन बना देनी है कि वो चीजें एक्चुअली में हो रही हैं, उस टाइप की बना दी। रियल लाइफ सिचुएशन क्या होनी है, प्रेजेंट करेंगे। दिस अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड डेवलप देयर स्किल्स इन अ सेफ एंड कंट्रोल्ड सेटिंग विदाउट द रिस्क ऑफ रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब कंडीशंस वैसी बना दी जा रही है रियल वर्ल्ड जैसी, रियल वर्ल्ड है नहीं लेकिन उस तरीके की बना दी जा रही है, तो बच्चा अपने थॉट्स को क्लियर कर सकेगा, स्किल्स जो है अपनी प्रॉपरली ढंग से डेवलप कर पाएगा, एक कंट्रोल सेटअप जो बनाया गया है रियल वर्ल्ड जैसा उसमें। और इसमें जो रिस्क नहीं होगा कि क्या उसका परिणाम होगा, कैसा होगा, किस तरीके से होगा, इसका कोई डर नहीं होगा। Simulation teaching typically follows a structured process which includes the following steps. Pre-briefing, the instructor provide an overview of the scenario and outlines the learning. Okay, तो प्री ब्रीफिंग मतलब बच्चे को पहले ही टीचर द्वारा समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, एक कंडीशन समझा दी जाएगी कि ऐसा ऐसा इस तरीके से ये होगा, इस तरीके से इसके अंदर ये कंडीशन होगी, ये इन्फॉर्मेशन है, ये तरीका, इस तरीके से इसमें किया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया जाएगा। सिनेरियो, द सिमुलेशन इज कैरीड आउट विद द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रोल प्ले। अब रोल प्ले जैसे वो सिनेरियो वही है, जो चीज़ करनी है, बतानी है, जो प्ले चल रहा है वो रोल प्ले चल रहा है, तो उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस तरीके से किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है। Debriefing, after the simulation, the instructor facilitates a discussion with the students to reflect on their experiences, identifying areas for improvement and reinforce key learning points. Okay, तो जब वो चीज़ कर ली जाएगी, वो चीज़ परफॉर्म कर ली जाएगी, उसके बाद टीचर जो है वो क्या करेंगे, जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स के साथ कि वो अपने एक्सपीरियंस को साझा करें, है ना, आइडेंटिफाई करें उन एरियाज को जहां उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस चीज़ में उनका हाथ साफ है, किस चीज़ में वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीज़ में उन्हें सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो जब ये चीज़ें की जाएंगी, ये कंडीशन बनाई जाएगी, तो बच्चे एक्टिवली चीज़ों को समझेंगे, लर्न करेंगे, खुद से कर कर सीख रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से क्या करेंगे, चीज़ों को समझने में सक्षम बनेंगे। साइमुलेशन टीचिंग कैन बी हाईली इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकलिटी लाएगी है बच्चों में, बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है। अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन अ रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट, कैसे थ्योरी को अप्लाइड फॉर्म में लाना है वो साइमुलेशन समझाता है। कैसे लिखित चीज़ों को, पढ़ी हुई चीज़ों को एक्ट करना है, बयां करना है, क्या बोलते हैं, शो करना है, वो साइमुलेशन बताएगा। इट कैन ऑल्सो बी यूजफुल टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये किस लिए भी हेल्पफुल है, बच्चों को असेस करने के लिए, और किन चीज़ों में उनको और काम करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में और मेहनत है, किन चीज़ों में वो अपना परफेक्शंस दिखा रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए भी क्या है, बहुत सही है। तो साइमुलेशन में सिंपल हमने क्या बोला, तो हम रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो साइमुलेशन में हमने ये समझा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जैसे कि हमने 4 पढ़ लिए हैं, तो ये 5वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो आप देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ओके, वेयर अ लर्नर्स टैकल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एनालिटिक स्किल्स by actively engaging with problems rather than passively receiving information.
moving through step like identifying, analyzing, brainstorming solutions and evaluating outcomes with the teacher acting as a guide to foster deep understanding and independent applications of knowledge. ओके, तो सिंपल जो क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होगा, ये सबसे पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड है। क्यों है चाइल्ड सेंटर्ड? क्योंकि बच्चा को इसमें एक प्रॉब्लम दी जा रही, तो बच्चे उस प्रॉब्लम को अपनी समझ से, अपनी सोच के अनुसार सोल्यूशन देंगे। क्या बच्चों को सही लगता है, क्या बच्चे को अपने अनुसार लगता है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम मुझे दी गई कि बच्चा अपने रेफरेंस में आंसर देगा कि ये इस तरीके से क्या है, इसका हल होना चाहिए। ओके, तो बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज को क्रिटिकली सोचेगा, है ना, लॉजिक लगाएगा। तो इन चीज़ों से बच्चे की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, एनालिटिकल जो उसकी नॉलेज है, लॉजिक लगाने का जो तरीका है वो डेवलप होगा, है ना। बच्चा पैसिवली चीज़ों को नहीं सीख रहा है, बच्चा उस चीज़ को सोच रहा है, समझ रहा है, उस पर अपना दिमाग लगा रहा है, कोई चीज़ क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, इन चीज़ों को सोच रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो डेफिनेटली बच्चा एक्टिवली उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस चीज़ में क्या होगा, बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना। इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का होगा, उसका इंप्रूव होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम दी जा रही है, बच्चे उसका सोल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक्टिवली बच्चे क्या हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, एक्टिव अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, अपना क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव नेचर दिखा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम ग्रुप में दी गई तो ग्रुप में सॉल्व करके दिखाएंगे, पर्सनली दी गई तो पर्सनल सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। और प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड रेलिवेंस जो है उनको क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियो में दिया जा रहा है ताकि लर्निंग मीनिंगफुल हो सके। को रिलेट किया जा रहा है चीज़ों को, क्लासरूम की चीज़ों को आउटसाइड वर्ल्ड से उस बेसिस पर दी जा रही, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलेगा। तो बच्चा अपने थॉट्स जो हैं वो रखेगा। ओके, तो बच्चों के थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे। तो ये चीज़ें जो है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में क्या होगी, उभरेगी, निकलेगी, मतलब समझ में आएगी। अब जो है नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टिगेटरी स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन जो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंक्वायरी की जाएगी किसी चीज की, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है टीचिंग का वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है ना। और ये स्टूडेंट अप्रोच है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, वेयर क्या होगा, लर्नर एक्टिवली एक्सप्लोर करेगा प्रॉब्लम को, क्वेश्चनिंग पूछेगा, है ना, डिस्कवर करेगा आंसर को, किस तरीके से क्या चीज होनी चाहिए। ओके, तो इट्स अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच वेयर लर्नर्स एक्टिवली एक्सप्लोर प्रॉब्लम, आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कवर आंसर, मूविंग बियॉन्ड पैसिव रिसेप्शन टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इट इन्वॉल्व्स द टीचर गाइडिंग स्टूडेंट्स थ्रू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और फिनोमिना, encouraging exploration, experimentation, data analysis and discussion, making learning more engaging and fostering deeper understanding across subjects like science, maths and studies. ओके, बच्चा जब इंक्वायरी करेगा, किसी चीज़ को समझेगा, पूछेगा, उसके बारे में जानेगा, अपना दिमाग लगाएगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेवलपमेंट उसका होगा, हर चीज़ डेवलप होगी, माइंड डेवलप होगा, रीजनिंग स्किल डेवलप होगी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो इन्वेस्टिगेटिव मेथड में इंक्वायरी कर रहा है, चीज़ें स्टार्ट करेंगी, क्वेश्चन प्रॉब्लम, क्वेश्चनिंग पूछने से, समझने से, करने से, जवाब लेने तक का, है ना। स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें एक्सप्लोर करेगा, है ना। जब कोई चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में एविडेंस लिया जा रहा है, तो वो उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, उनको मोटिवेट रखेगा, है ना। टीचर इसमें एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा है, टीचर उनकी हेल्प कर रहा है कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, प्रोवाइड उनको हिंट देता रहेगा इस तरीके से, क्या, क्यों, किस लिए। ओके, तो इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच में इंक्वायरी हो रही है, बच्चा क्या कर रहा है, एविडेंस ले रहा है, हर चीज़ ले रहा है। तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग इन टर्म्स ऑफ लाइक गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, अपने से पूछ के, जान के, है ना, चीजें करके, हल करके कर रहा है। ओके, इसके बाद है कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग, जो ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है टीचिंग की, कोलैबोरेटिव आप समझ रहे होंगे मिलकर, है ना, मिलकर पढ़ने की, मिलकर काम करने की। तो ये क्या करेगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच इन टीचिंग इन्वॉल्व्स टीचर्स वर्किंग टुगेदर, टीम टीचिंग, और स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप ऑन जॉइंट इंटेलेक्चुअल टास्क, मूविंग फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड, है ना। अब देखो क्या होता है कोलैबोरेटिव टीचिंग में, क्या होता है, मिलकर काम किया जा रहा है। अब आपको पता है मिलकर है तो ग्रुप फॉर्म्स हो रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं। तो अब बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट सेंटर्ड है ना। बच्चे को क्या कर रहा है, कोलैबोरेटिव टीचिंग में क्या हो रहा है,
कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या हो रहा है, बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, चीज़ों को साथ मिलकर करना सीख रहे हैं, यूनिटी उनमें आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आ रही है, क्रिटिकली चीज़ों को वो सोच रहे हैं, अलग अलग अपने आइडियाज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, सोशली मतलब एक साथ मिलकर वो किसी काम को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने अपने को व्यक्त कर रहे हैं, टुगेदर एक कंक्लूजन तक निकल रहे हैं, अपने थॉट्स को मिक्स करके एक सिंगल थॉट में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चीज़ों को क्या है, वो क्या है, कर रहे हैं। और मिलकर जब जो कोई चीज़ की जाती है, ठीक प्रकार से कोई चीज़ की जाती है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, इंटरेस्ट शो करेगा। ओके, तो आप ये हमेशा देखना कि जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रैटेजी आ जाएगी ना, तो क्या होगा, काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बच्चों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट तो आपको हमेशा डालने, लेकिन बेफजूल का एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ही एकदम इफेक्टिव परफॉर्म करने लग जाएगा। और लास्ट मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो एक्सपेरिमेंटल लिखा है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो है टीचिंग की, लर्निंग की, हैंड्स ऑन एजुकेशन मेथड है, वेयर लर्नर गेन्स नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस रहेगा रिफ्लेक्शन एंड अप्लाइंग इनसाइट्स टू न्यू सिचुएशन, मूविंग बियॉन्ड पैसिव लिसनिंग टू लर्निंग बाय डूइंग। ओके, एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको समझाया था, डिमॉन्स्ट्रेशन में वही है कि चीज़ों को कर कर सीखना है ना, कैसे कोई चीज़ हो रही है, क्या हो रही है ना, उसको उस तरीके से करना, लर्निंग बाय डूइंग होना मतलब है ना, एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को परफॉर्म करना, कर कर सीखना, कर कर देखना, थ्योरी तक सीमित ना रहकर, है ना। तो ये आपको एक्टिव बनाएगी बच्चे को, है। तो आप इतना समझिए, जो मैंने आपको ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज बताई वो आपको समझ में आई होंगी। और अब आपको पता है ना कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज इसलिए डेवलप की गई कि जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो एक ही वे में हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अगर एक ही वे में पढ़ाएंगे तो बच्चा बोर फील करेगा, बच्चा उन चीज़ों को सीखेगा नहीं ठीक प्रकार से। तो कहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी कैसे अपनाई जानी चाहिए, किस जगह पर किस स्ट्रेटजी का यूज होना चाहिए, तो टीचर को ये पता होता है। और बच्चे को हमेशा उस वे में पढ़ाओ जिस वे में बच्चे को समझ में आता है। अब जैसे कि आपको पता है ना, हर स्ट्रेटेजी के अपने ही फायदे और नुकसान है। नुकसान ये नहीं बोलूंगा कि वो गलत है, नुकसान इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ पर किस चीज़ को लगाया जाना चाहिए, किस वे में पढ़ाना चाहिए, वो कंडीशन भी मैटर करती है। जब हम बोलते हैं ना सारे ही मेथड एक्टिव हैं, लेकिन एक लर्नर क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड था जिसमें क्या होता है कि पैसिवली बच्चा कर रहा था और टीचर लेक्चर दे रहा था। लेकिन ये समझिए कि कहीं पर जो होता है कि टीचर को कोई टॉपिक एक मास एरिया में क्या करना है, जहाँ पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर समझाना है, बताना है, तो वहाँ पर हम बच्चों की, जहाँ पर अगर 100 मान लो कोई स्टूडेंट का समूह है, एक बच्चे बैठ रखे हैं और टीचर को एक लेक्चर देना है, तो वहाँ पर हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट या फिर एक्सपेरिमेंटली हर बच्चे को पर्टिकुलरली एक बच्चे को परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो वहाँ पर लेक्चर मेथड क्या होता है, बेस्ट सुटेबल होता है कि बच्चा उस चीज़ को वहाँ पर समझ सके, है ना। तो कंडीशन बेस्ड भी क्या होती हैं, स्ट्रेटेजीज लगती हैं हर जगह पे, हर स्ट्रेटेजीज नहीं अपनाई जा सकती, लेकिन इतना फोकस होना चाहिए कि एक ही स्ट्रेटेजी हर जगह पे ना लगे। स्ट्रेटेजीज टाइम के साथ साथ अपडेट होती रहें, टाइम के साथ साथ स्ट्रेटेजीज में भी शिफ्ट होता रहे कि अभी लेक्चर समझाया तो उसके बाद हाँ हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना है चीज़ों को, डिमॉन्स्ट्रेट कराया तो उसके बाद हाँ हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराना है कि बच्चों को सोचने में मजबूर करना है कि हाँ आपके सेंस में इस चीज़ का आंसर ऐसा क्यों है, क्या है, किस लिए है। बच्चों को क्रिटिकली क्या करना है, बच्चों को क्रिटिकली क्या करना है, सपोर्ट करना है कि हाँ इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए। बच्चों को प्रॉब्लम देनी, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी अपनाने की बच्चे प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व कर सके। ओके, तो हर जगह पे हर स्ट्रेटेजी का अपना क्या है, एक बेनिफिट है, हर स्ट्रेटेजी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो आशा करता हूँ आपको टीचिंग स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं मिस सी बी एड वाला अब आप लोगों से जानने की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।